हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति और आज हम करेंगे आपका चैप्टर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। अब ये आपके पास बिल्कुल नया टॉपिक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे पहले तो कि ट्रेजेक्ट्रीज क्या होती है, फिर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज क्या होती है। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है कि अ कर्व इज़ कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री if it cuts every member of a given family of curves according to a certain law। कि एक कर्व को आप ट्रेजेक्ट्री कब कहते हो? जब वो किसी गिवन फैमिली, किसी भी कर्व की गिवन फैमिली को किसी सर्टेन लॉ के अकॉर्डिंग कट करता है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे यहाँ पर देखिए हमने ड्रॉ किया, ये आपके पास x इज़ इक्वल टू a एक फैमिली ऑफ लाइंस है। ये आपके पास जो अलग अलग लाइंस ड्रॉ की, यहाँ पर एक और आपके पास फैमिली है y इज़ इक्वल टू v। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रहे हैं, लेकिन इनमें आपको कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, राइट। यहाँ पर ये अगर कट कर रहे हैं, ये यहाँ पर कट कर रहे हैं, इधर कट कर रहे हैं, तो आप सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे कि y इज़ इक्वल टू v, हमारे पास x इज़ इक्वल टू a के लिए क्या बन जाएगा? एक ट्रेजेक्ट्री बन जाएगा। अब ये तो ट्रेजेक्ट्री हो गया। उसके बाद कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? देखो कि अ कर्व इज़ कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इफ़ इट कट्स एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स एट राइट एंगल। अगर वो जो आपके पास गिवन फैमिली है उसको राइट एंगल पर कट करता है तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखो कि इस तरह से मैंने ड्रॉ किया, इधर मैंने काफ़ी सारी ये लाइंस ड्रॉ कर दी। ये आपके पास क्या है? y इज़ इक्वल टू b की आपको एक फैमिली दी। ओके, यहाँ पर मैंने एक कर्व ड्रॉ किया जो कि आपके पास क्या था? x इज़ इक्वल टू a का था। ओके, तो आप यहाँ पर एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये आपके पास y डैश कि जो हमारा x इज़ इक्वल टू a है, ये y इज़ इक्वल टू b इस फैमिली को जो है राइट एंगल पर कट कर रहा है, राइट। कर्व को आप क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। इसी तरह से आपके पास ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री है। ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री में क्या होता है कि अ कर्व इज़ कॉल्ड ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री इफ़ इट कट्स एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व एट सर्टेन एंगल अदर देन राइट एंगल। कि अगर राइट एंगल के अलावा वो किसी एंगल से उस फैमिली को कट कर रहे हैं तो वो ट्रेजेक्ट्री आपके पास क्या हो जाएगी? ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी। अब इस चैप्टर में आप अलग अलग फैमिलीज़ के जो है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज निकालना सीखेंगे। एक देखो आपके पास यहाँ सेल्फ ऑर्थोगोनल भी आएगा। सेल्फ ऑर्थोगोनल भी समझो कि अगर आपके पास ये f ऑफ एक्स वाई सी कोई फैमिली दी है कर्व की और उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री अगर आप निकाल लो तो वो भी आपके पास कर्व के इक्वल ही आए तो उस फैमिली को हम क्या कहेंगे? सेल्फ ऑर्थोगोनल कहेंगे। देखो ये आपके पास आगे एक मैं एग्जांपल कराऊंगी, उस एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि सेल्फ ऑर्थोगोनल क्या होता है। यहाँ पर आप अभी के लिए सिर्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री को ध्यान रखिएगा कि एक कर्व को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कब कहते हैं? जब वो एक फैमिली को जो है राइट एंगल्स पर कट करता है। अब आपके पास की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हम निकालते कैसे हैं? देखो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज जो है आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी आएगा और आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट में भी आएगा। पहले हम यहाँ पर करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। अब कैसे निकालते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री? मान लो आपको जो है f ऑफ एक्स वाई सी इक्वल टू 0 कोई भी फैमिली दी कर्व की। आपको क्या करना है? जो भी आपको इक्वेशन दी है उसको डिफ्रेंशिएट करना है सबसे पहले तो विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद आप क्या करोगे? जो भी यहाँ पर कांस्टेंट प्रेजेंट होगा उसको आप एलिमिनेट करोगे, जो डिफ्रेंशिएट करके आपके पास इक्वेशन आएगी और जो आपके पास गिवन इक्वेशन होगी। कांस्टेंट एलिमिनेट करने के बाद आपको क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई रखना है और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ये किस तरह से होगा आप एग्जांपल से समझिए कि कैसे हम जो है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकाल सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। यहाँ पर आपको क्या दिया है कि आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है ये फैमिली ऑफ पैराबोला की। आपको किस तरह से फैमिली ऑफ पैराबोला दी कि y इज़ इक्वल टू
एक्स स्क्वायर। आप इसे नाम दो फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर लिखो कि डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। इसे आपने नाम दिया सेकंड। उसके बाद हमें क्या करना है, इस कांस्टेंट को यहाँ से एलिमिनेट करना है। कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है तो ए की वैल्यू देखो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स, और साथ में क्या मल्टीप्लाई था, 1/2x था। अब आपको इस वैल्यू को गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करना है। लिखोगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास क्या होगा, y इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू आपके पास आई है 1/2x dy/dx, और साथ में मल्टीप्लाई हुआ था x स्क्वायर। तो y आपके पास यहाँ से क्या आएगा, 1/2x इंटू dy/dx। अब इसके बाद हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है नेगेटिव ऑफ dx/dy के साथ। अगर इसे नाम दिया आपने थर्ड, तो आप यहाँ पर किस तरह से लिखोगे कि रिप्लेसिंग dy बाई डी एक्स बाई नेगेटिव ऑफ dx/dy। तो ये आपके पास क्या होगा, यहाँ से y इज़ इक्वल टू 1/2x, और यहाँ पर माइनस में dx/dy आ जाएगा। अब इसे आप और किस तरह से लिख सकते हो कि 2y dy इज़ इक्वल टू -x dx। यहाँ पर अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो y स्क्वायर बचेगा और इधर -x स्क्वायर, और प्लस में आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट c, और x स्क्वायर यहाँ पर आपके पास 2 आएगा डिवाइड में, और कांस्टेंट आपने लिख दिया मान लीजिए c1। और इसे आप कैसे लिख सकते हो कि 2 टाइम्स y स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 इंटू c1। अब आप इस 2 इंटू c1 को कोई नया नाम भी दे सकते हैं। हमने मान लो कह दिया कि 2 इंटू c1 किसके इक्वल आएगा, c स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब से समझते हैं, देखो कि आपको ये और क्लियर होगा। क्या क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स। ये आपको सर्कल्स की एक फैमिली दी है, आपको इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, और यहाँ पर कि g इज़ अ पेरीमीटर एंड c इज़ अ कांस्टेंट। तो क्या करना है, जो भी आपकी गिवन इक्वेशन है सबसे पहले तो उसका डेरिवेटिव कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आपने नाम दिया फर्स्ट, तो यहाँ पर लिख दो कि डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास क्या बचेगा, 2x प्लस 2y इंटू dy/dx, और यहाँ पर 2 इंटू जी आप लिखोगे, और इक्वल टू में आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई dy/dx प्लस g इज़ इक्वल टू 0। अब आपको तो क्या करना था यहाँ पर कि एलिमिनेशन करना था किसका, g का, क्योंकि g आपको बोला है कि g इज़ द पैरामीटर हेयर। ठीक है, तो यहाँ से देखो g की वैल्यू अगर आप निकालो तो वो क्या आएगी, नेगेटिव साइन के साथ x प्लस वाई dy/dx। अब इस g की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करोगे, तो यहाँ पर लिख दो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी हमारे पास है एक्स प्लस वाई dy/dx, और साथ में नेगेटिव साइन था तो इस तरह से आप -1 लिख सकते हो, और यहाँ पर प्लस में c, तो ये प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 2y dy/dx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। और देखो आपके पास यहाँ पर x भी था, तो ये इसे आप नेगेटिव x यहाँ पर लिख सकते हो, तो ये -2x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास x आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy dy/dx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, dy/dx को रिप्लेस करना है -dx/dy से। लिख दो ये लाइन कि रिप्लेसिंग dy/dx बाय -dx/dy इन इक्वेशन थर्ड। तो जब आप इसे यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा,
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ dx अपॉन dy प्लस में c इज इक्वल टू 0। अब इसे रीअरेंज करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में आपके पास 2xy हो जाएगा और साथ में dx अपॉन dy और प्लस में c इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2xy dx अपॉन dy की वैल्यू देखो आपके पास क्या आती है। c को आप इधर लेकर आएंगे नेगेटिव साइन के साथ, y को आप इधर लेकर आएंगे वो आपके पास नेगेटिव साइन के साथ आएगा और एक्स स्क्वायर को आप यहीं लेफ्ट साइड रखो तो ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर और ये यहाँ पर आपके पास प्लस में। अब इस इक्वेशन में आप देख पा रहे हो कि x और y को यहाँ अलग नहीं हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन आप किस तरह से करोगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को पुट कर दीजिए t कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पर आपके पास 2x dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा। अगर इस वैल्यू को देखो आप यहाँ पर पुट करते हो तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को तो t पुट करना था तो ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस टी हो जाएगा और ये 2x dx को dt पुट करना था तो ये dt अपॉन dy आपके पास और साथ में यहाँ पर क्या था, y था तो ये y हो जाएगा। और द राइट हैंड साइड सेम माइनस c माइनस में वाई स्क्वायर। इस y को जब आप इधर डिवाइड में लेकर जाएं तो ये आपके पास dt अपॉन dy, ये माइनस में t अपॉन y और इस इक्वल टू माइनस c अपॉन y और माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है t वेरिएबल के अंदर। इनको आप किस तरह से सॉल्व किया करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे पहले और फिर उसके बाद जनरल सॉल्यूशन के अंदर अपनी वैल्यूज़ पुट कर दिया करते थे, राइट। देखो इधर आपके पास p की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1/y होगी और q की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस c अपॉन y और यहाँ पर माइनस y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है सबसे पहले, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन p और यहाँ पर dy। तो ये e की पावर इंटीग्रेशन माइनस का 1/y dy। अब 1/y का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो वो आपके पास होगा log y साथ में नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव साइन को जब आप यहाँ पर लेकर जाओगे तो ये e टू द पावर log और y की पावर -1 हो जाएगा। देन क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो ये आपके पास बचेगा y की पावर -1 या हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/y लिख सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई, आपको q की वैल्यू पता है तो आप जनरल सॉल्यूशन के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। तो लिख दोगे कि देयरफॉर द सॉल्यूशन इज़, किस तरह से आप लिखा करते थे यहाँ पर कि t से हमें पहले तो मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन आप किया करते थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप मल्टीप्लाई किया करते थे q को, इंटीग्रेशन आपको करनी है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y और प्लस में आपके पास क्या आता था, कांस्टेंट c आता था। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की q की आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दो तो ये आपके पास क्या होगा, t इंटू 1/y इज़ इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/y और q की वैल्यू देखो आपने अभी यहाँ पर निकाली थी -c/y और -y था तो ये लिख दो कि -c/y और -y साथ में इंटीग्रेशन की आपका y के रिस्पेक्ट में है और प्लस आपके पास कांस्टेंट c। अब इसके बाद तो आप देखो सिंपल इंटीग्रेशन ही है, बिल्कुल इजीली कर सकते हो। तो ये t/y ऐसे ही यहाँ से अगर नेगेटिव साइन बाहर निकालो तो वो क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं हम नेगेटिव, तो ये c/y² आपके पास आएगा और प्लस में यहाँ पर क्या आएगा 1 और इधर dy प्लस में c। तो ये आपके पास देखो नेगेटिव साइन यहाँ पर, c क्योंकि कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा। y² का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास माइनस में 1/y आएगा और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास y आएगा, प्लस में कांस्टेंट c था। यहाँ से इसे कैसे लिख सकते हो, c/y माइनस y और कांस्टेंट, चलो देखो कांस्टेंट क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी c यूज़ हो रहा है तो हम इस c की जगह कोई और नया कांस्टेंट लिख देते हैं। हम यहाँ पर f लिख देते हैं कि f यहाँ पर कांस्टेंट लेकर चले, इधर भी आप पीछे f लिख दो क्योंकि c की 2 बार लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। इधर लिख भी देना आप कि वेयर f इज़ एन
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये लाइन लिख देना, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, c/y माइनस वाई और प्लस में क्या था, f था, और इधर आपके पास क्या था, t/y था। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, t इज़ इक्वल टू c माइनस वाई स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा, f इंटू वाई आ जाएगा। अब t आप पहले क्या लेकर चले थे, x का स्क्वायर लेकर चले थे, तो यहाँ पर लिख दो कि x स्क्वायर इज़ इक्वल टू c माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर और करके और प्लस में एफ वाई, यहाँ से कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और आपके पास c था इधर नेगेटिव c और इधर नेगेटिव में f इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी गिवन फैमिली कर्व की। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है आपके पास सेल्फ ऑर्थोगोनल के बारे में। सेल्फ ऑर्थोगोनल की हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी। सेल्फ ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब आप इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हो और वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके इक्वल आ जाती है, कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और जो इन कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अगर वो दोनों सेम आ जाती हैं तो इन्हें हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सेल्फ ऑर्थोगोनल कहते हैं। अब इसे किस तरह से आप सॉल्व करके दिखाएंगे, देखिए गिवन इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1। अगर इसको नाम दिया आपने फर्स्ट इक्वेशन, तो सबसे पहले क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिख दो कि डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, 2x यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस में 2y dy अपॉन dx, और यहाँ पर आपके पास बी स्क्वायर प्लस लैम्डा और ये इक्वल टू यहाँ पर 0 के। इसे आप और कैसे लिख सकते हो कि x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस में y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब आपको लैम्डा की वैल्यूज़ निकालनी है, तो वो आप कैसे निकालोगे, इन दोनों टर्म्स का आप पहले अब एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास आएगा ए स्क्वायर इंटू लैम्डा और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। इधर x से आपकी मल्टीप्लाई होगी टर्म बी स्क्वायर प्लस लैम्डा और यहाँ पर प्लस में ए स्क्वायर प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई होगा y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स से, ये इक्वल टू 0। अब इस टर्म को आप यहाँ जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो इधर 0 ही हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, एक्स बी स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू लैम्डा प्लस ए स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू लैम्डा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या करना है, लैम्डा वाली टर्म्स को एक तरफ रखना है, बाकी दोनों टर्म्स को राइट साइड लिख दो। इनमें से लैम्डा भी अगर कॉमन निकाल लो तो एक्स प्लस वाई आपके पास बचेगा और इधर बचेगा नेगेटिव साइन के साथ एक्स बी स्क्वायर, और एक ये टर्म इसे कॉमन लो तो प्लस में ए स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस वाई के साथ आपके पास यहाँ पर क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो लैम्डा की वैल्यू देखो हमारे पास इधर क्या आ जाएगी, नेगेटिव साइन रहेगा, बी स्क्वायर एक्स है आपके पास प्लस में ए स्क्वायर वाई है डी वाई अपॉन डी एक्स है, और ये एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ लिख दो, तो ये एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आपको गिवन इक्वेशन के अंदर रखना है। देखो गिवन इक्वेशन हमारे पास कैसे है कि एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा है, वाई स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा है। अब हम क्या करते हैं, पहले ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ताकि अगर एक साथ आप कैलकुलेशन करो उसमें गलती होने के थोड़े चांस ज़्यादा रहते हैं, पहले ही निकाल लेते हैं इनको। तो अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस में था ये, तो यहाँ नेगेटिव साइन आपके पास आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स, इसके बाद प्लस में ए स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम लो। एलसीएम आपके पास क्या आएगा, एक्स प्लस
y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। और अब यही टर्म आपकी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो ये ए स्क्वायर एक्स आपके पास आएगा प्लस में ए स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ से नेगेटिव साइन के साथ बी स्क्वायर एक्स और नेगेटिव साइन के साथ ए स्क्वायर वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। ये दोनों टर्म्स तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा आपके पास क्या, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स और यहाँ पर एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। चाहो तो इन दोनों टर्म्स में से एक्स को कॉमन निकाल के भी लिख सकते हो, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर बाहर एक्स और नीचे आपके पास क्या आएगा, एक्स प्लस वाई और इसके साथ क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। अब ये तो आ गई हमारे पास ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू। ऐसे ही हमें क्या निकालनी थी, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू। तो देखो उसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाहर नेगेटिव साइन, यहाँ पर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आपको क्या करना है, ये ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू को गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करना है। इक्वेशन आपके पास कैसे थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा था, तो ये ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। आपके पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक्स, और क्योंकि ये टर्म डिनोमिनेटर में थी तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ऐसे ही प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन आपके पास क्या था, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा था, इसकी वैल्यू को भी आप यहाँ पर पुट करोगे नेगेटिव साइन के साथ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साथ में आपके पास वाई है और इधर डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये वैल्यू की डिनोमिनेटर में थी तो ये ऊपर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर 1 के इक्वल आएगा। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो क्या बचता है, एक्स बचेगा यहाँ पर और इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, साथ साथ आपके पास ऊपर इधर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इस नेगेटिव साइन को यहाँ पर लिख लो, तो ये आपके पास y बचता है, ये x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा, और यहाँ पर नीचे बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ में ये मल्टीप्लाई में डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसे भी यहाँ पर लिख दो कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई भी कैसे, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों में डिनोमिनेटर में है, तो इसे आप यहाँ पर जो है 1 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो ये बचता है x इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, नेगेटिव साइन आपके पास y है यहाँ पर, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर डिवाइड में आपके पास क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स बचता है, तो ये इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसके बाद आप एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स को इन दोनों टर्म से कॉमन निकाल सकते हो, तो ये क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर आपके पास बचता है एक्स माइनस वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसको आपने नाम दिया थर्ड इक्वेशन। अब देखिए जो ये थर्ड इक्वेशन आपके पास बनी है, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई है उस गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स की। आपको यहाँ पर क्या चेक करना है कि क्या यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई नेगेटिव साइन के साथ पुट करने पर हमारी सेम इक्वेशन बचती है। अगर सेम इक्वेशन बचेगी तो जो आपको गिवन सिस्टम दिया था यहाँ पर कर्व्स का, वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा, और अगर इक्वल नहीं आती हैं तो वो सेल्फ ऑर्थोगोनल नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है डी वाई अपॉन डी एक्स को नेगेटिव ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई के साथ। अब इधर जब आप इन वैल्यूज़ को पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई और ये साथ में डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा, और इधर x प्लस में आपके पास y, और इधर देखो डी वाई अपॉन डी एक्स को आपको जो है ये पुट करना था डी एक्स अपॉन डी वाई, ये इधर डिवाइड में आएगा। डिवाइड से जब आप ऊपर लेकर जाओगे तो वो फिर से जो है आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी वाई और डी एक्स बन जाएगा, और इधर क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। अब क्या बोलोगे, ये दोनों टर्म्स तो मैच कर रही हैं, क्या ये दोनों भी सेम है, बिल्कुल। ये डी एक्स देखो यहाँ से ऊपर चला जाएगा और डी वाई आपके पास डिनोमिनेटर में ही तो रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर
पर कि जो थर्ड इक्वेशन है वो हमारी फोर्थ इक्वेशन के इक्वल है, यानी कि आपको जो गिवन सिस्टम दिया था कॉन्फोकल कॉनिक्स का वो क्या हो गया, सेल्फ ऑर्थोगोनल हो गया। तो इस तरह से आप जो है किसी भी गिवन सिस्टम को सेल्फ ऑर्थोगोनल प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इन 3 एग्जांपल्स में क्या सीखा कि किस तरह से आप जो है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकाल सकते हो किसी भी गिवन फैमिली कर्व्स की, और दूसरा क्या सीखा आपने कि आप किस तरह से जो है इन्हें सेल्फ ऑर्थोगोनल प्रूव कर सकते हो। तो आई होप आपको ये तीनों एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे कि किस तरह से आप इन्हें करते हैं। अगर इनमें किसी स्टेप में आपको कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो हम एग्जांपल्स करेंगे वहाँ पर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।